गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन को। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे कि उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में कैसे पता चलेगा। जैसे कोई भी इक्वेशन है 3Fe प्लस में 4H2O, ये H लिख रखा है ब्रैकेट में, इसने वाटर के ब्रैकेट में G लिख रखा है। आगे प्रोडक्ट में लिखता है Fe3O4, ये सॉलिड स्टेट में, प्लस में 4H2, ये G। इसका मतलब क्या है भाई, जो आयरन है, लोहा है, Fe है, ये तो सॉलिड स्टेट में है। H2O ये गैसीय स्टेट में है। Fe3O4 जो आयरन ऑक्साइड है, ये भी सॉलिड स्टेट में है। और जो हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, गैसीय स्टेट में। मतलब ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। जो ब्रैकेट के अंदर ये Hg, मतलब कोई भी चीज़ गैसीय फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। एक्वस का मतलब होता है किसी के अंदर वाटर मिक्स हो रहा है उसमें, उसको बोलते हैं एक्वस। ये हो गया भाई फिजिकल स्टेट लिखना किसी भी चीज़ की, ये कंप्लीट रिएक्शन मानी जाएगी। अब आगे दो बात हैं। एक तो है, नंबर 1 तो है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, और सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्जोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलेंगे जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले या हीट इवोल्व हो, हीट बाहर निकले, उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक। और जो रिएक्शन करवाने के लिए हमें अपने पास से हीट देनी पड़े या हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड है। जैसे कार्बन थी, ऑक्सीजन मिली, हीट बाहर निकली, प्लस में जैसे CO2 गैस बनी, तो इसमें हीट है ना, वो इवोल्व हुई है, बाहर निकली है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक। कौन सी है भाई, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी तरफ एंडोथर्मिक की बात करें। एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हमें अपने पास से या हीट को उसको देना पड़े, हीट बाहर ना निकले या हमें देनी पड़े हीट उसको रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। जैसे कि फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं। इसमें कौन कौन सी चार चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए CO2 किससे लेंगे, एटमोसफियर से लेंगे। दूसरी बात वाटर चाहिए, H2O, ये रूट से। थर्ड क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीव्स के अंदर होता है। ग्रीन पिगमेंट जो लोअर सरफेस पे पाया जाता है, लीफ के लोअर सरफेस पे पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। फोर्थ है सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश में खाना बनाते हैं, सन से लेंगे सनलाइट। अब बात आती है एंडोथर्मिक। जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, फोटोसाइंथेसिस जो प्रोसेस है, ये एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, अपने पास से हीट देनी पड़ी। जैसे रिएक्शन कौन सी है, फोटोसिंथेसिस की, 6CO2 प्लस में 12H2O। अब ये सनलाइट और ये क्लोरोफिल। एक तो बना ग्लूकोज C6H12O6, एक ऑक्सीजन गैस, प्लस में वाटर, ये चीज़ें बोलो। अब ये एंडोथर्मिक क्यों हो भाई, क्योंकि इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए या करवाने के लिए हमें सनलाइट देनी पड़ी, या हीट है, जो सन की हीट है, वो हमें अपने पास से देनी पड़ी या बाहर से देनी पड़ी इसको रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। इसलिए फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और ये एक्जोथर्मिक क्या थी, जिसमें हीट बाहर इवोल्व हो, बाहर निकले, ये बात। अब एक बात आती है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट क्या होते हैं भाई, कैटलिस्ट वे सबस्टेंस होते हैं, दो सबस्टेंसेस दैट increase the rate of reaction without take place
इन रिएक्शन। मतलब कैटलिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और खुद रिएक्शन के अंदर भाग नहीं लेते या खुद कंज्यूम नहीं होते, उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है इसमें कैटलिस्ट का काम किसने किया? सनलाइट ने और क्लोरोफिल ने किया। ये बात होगी कैटलिस्ट की। अब तक हमने पढ़ा एक तो फिजिकल स्टेट के बारे में कि कोई भी रिएक्शन है अगर ब्रैकेट में एस लिख रखा मतलब सॉलिड स्टेट में है, गैसीय स्टेट में जी है, एक्वस है ए क्यू लिख रखा तो एक्वस स्टेट में है, एल लिख रखा तो वो लिक्विड स्टेट में है। अगर H2O के ब्रैकेट में एल लिख रखा है ना, इसका मतलब क्या है? वो क्या है? फोम, स्टीम, भाप के रूप में है वो। वाटर क्या है? पानी है जो वो वेपर की फॉर्म में है, भाप की फॉर्म में है, इसलिए एल लिख रखा है उसमें। फिर पढ़े हमने क्या? एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक जिसमें हीट बाहर निकले, ऐसी रिएक्शन जो होने पर हीट बाहर निकले, और एंडोथर्मिक जिसको करवाने के लिए या टेक्स प्लेस होने के लिए हीट अपने पास से देनी पड़े। एक्जोथर्मिक का एग्जाम्पल कौन सा था? जैसे बर्निंग ऑफ वुड है, जैसे कार्बन में ऑक्सीजन मिली, हीट बाहर निकली और प्लस में CO2 गैस हुई, प्रोड्यूस हुई। और एंडोथर्मिक का रिएक्शन क्या बताया है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें हीट एनर्जी हमें देनी पड़े अपने पास से। फोटोसिंथेसिस किसका एग्जाम्पल हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया कौन सा? फोटोसिंथेसिस। फिर बात करिए अपन किसकी? कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होते उसमें रिएक्शन के अंदर, उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम किसने किया? सनलाइट ने किया और क्लोरोफिल ने किया। इतनी बात। आगे बात करते हैं भाई कि केमिकल जो रिएक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की केमिकल रिएक्शन मेनली कितने तरह की होती हैं? अपनी बुक में जो 10th की बुक में दे रखी हैं वो 3 या 4 तरह की दे रखी हैं। जैसे सबसे पहले कौन सी है? सबसे पहले जिक्र कर रखा है कम्बिनेशन का। कम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम से पता चल रहा है कम्बिनेशन का मतलब कंबाइन का मतलब जुड़ना, किसी चीज़ का जुड़ना, आपस में जुड़ने से कोई नया प्रोडक्ट बने, उसमें क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट या नया प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि फिर एग्जांपल के लिए क्या लेवांगे अपन? जैसे ये वही एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल का मतलब कोयला। कोयले के अंदर भी कार्बन का मतलब सॉलिड स्टेट में, जल की कोई चीज़ तो ऑक्सीजन गैस मिली मतलब गैसीय स्टेट में, CO2 ये पैदा हुई, प्लस में हीट एनर्जी पैदा हुई जिससे हम कोई भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं या कोई भी ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं कोयले को। तो कार्बन में जब क्या मिली? ऑक्सीजन मिली, तो नई चीज़ क्या बनी? CO2 गैस बनी और हीट प्रोड्यूस हुई। तो ये किस तरह की रिएक्शन होगी भाई? कम्बिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन मिली, कंबाइन हुई तो एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances कंबाइन मतलब जुड़ते हैं, टू फॉर्म का मतलब बनाने के लिए ए सिंगल प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट क्या बताए थे? जो रिएक्शन में हिस्सा ले जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, और प्रोडक्ट उनसे मिलने से, कोई रिएक्टेंट मिलने से जो नई चीज़ पैदा हुई उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन से थे? कार्बन प्लस में ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट कौन है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और जो हीट है वो इवोल्व हुई। इसका एरो का मतलब क्या है? हीट इवोल्व हुई। तो ये भी क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक तो ये है एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है भाई कम्बिनेशन रिएक्शन का? जैसे पानी के फॉर्मेशन होना, हाइड्रोजन गैस के अंदर जब ऑक्सीजन गैस मिलती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? पानी, वाटर का फार्मूला क्या है? H2 लिक्विड स्टेट में, ये गैसियस, जी का मतलब गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन का जी का मतलब गैसियस स्टेट में, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली, कंबाइन हुई तो क्या बन गया? वाटर बन गया, वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो ये भी क्या है कि कम्बिनेशन रिएक्शन है भाई। ठीक है। अब आगे ये वही बात बता रहा है कि इन एक्टिविटी में क्या है? एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व का मतलब पैदा होती है, और अगर हीट रिलीज होगी बाहर तो वो कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। ठीक है। एक्सोथर्मिक के दूसरे अदर एग्जाम्पल बता रहे हैं कौन कौन से? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब CH4 होता है मीथेन, आगे पढ़ेंगे हम कार्बन वाले चैप्टर में। CH4 को मीथेन बोलते हैं। प्लस में बर्निंग होगा तो मतलब ऑक्सीजन गैस ऐड हुई, CO2 प्लस में वाटर प्लस में जो हीट है वो बाहर निकली। तो हीट बाहर निकली तो ये भी कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी भाई। ठीक है, ये बात है। ऐसी ये सारी क्या हैं?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन होंगे और एक नई चीज़ का फॉर्मेशन कर देंगे, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बात आती है, ये ए कॉम्बिनेशन, बी है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या होता है? डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब कोई चीज़ ब्रेक होना, टूटना, इस चीज़ का टूटना, डिकम्पोज होना। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई? कोई भी जैसे एक चीज़ है, उसमें अगर उसको अगर हीट करेंगे या कुछ करेंगे तो ब्रेक हो जाएगी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको कौन कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे CaCO3 अगर इसको हीट करें अपन तो ये किस चीज़ में ब्रेक हो जाएगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस के अंदर। और जो CaCO3 है इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, Ca सिंबल कैल्शियम का, CO3 कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या करेंगे? हीट करेंगे अपन, तो एक तो ये क्विकलाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। क्विकलाइम में ब्रेक हो जाएगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये एक जो प्रोडक्ट था कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या हो गया? दो या दो से ज़्यादा, एक जो रिएक्टेंट था कैल्शियम कार्बोनेट, वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो किस तरह की रिएक्शन होगी? या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। दूसरे भी एग्जांपल हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो मेन बात ये याद रखनी है कि एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर जब ब्रेक हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। और अगर हीट की वजह से वो डिकम्पोज हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब भी क्या होता है? हीट। जहाँ पर थर्मल आ जाए उसका मतलब हीट दी है। दूसरा एग्जांपल ये दे रखा है इसने बुक में ही, FeSO4, ये बैलेंस करके लिख रखी है, 2 इसलिए लगा रखे आगे, कल बैलेंस करनी सिखाई थी। अगर इसको हीट करेंगे, फेरस सल्फेट, FeSO4 को क्या बोलेंगे? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट अगर इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? Fe2O3, ये सॉलिड स्टेट में, प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस में SO3, ये भी गैसीय स्टेट के अंदर है, ये भी गैसीय स्टेट के अंदर है। और Fe2O3 को क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। तो ये भी किस तरह की रिएक्शन होगी भाई? थर्मल डिकम्पोजिशन होगी, क्योंकि जो फेरस सल्फेट था जब हीट देगी उसको, तो वो क्या हो गया? दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। तो ये किस तरह की रिएक्शन होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई बात समझ में? ये होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी इसके एग्जांपल ले सकते हैं आप। जैसे और एक और एग्जांपल क्या है डिकम्पोजिशन का? जैसे 2AgCl। AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड। Ag सिंबल होता है सिल्वर का, सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट के अंदर रखेंगे तो किसके अंदर ब्रेक हो गया? सिल्वर के अंदर, प्लस में क्लोरीन गैस रिलीज होगी। क्लोरीन गैस सिल्वर सॉलिड स्टेट में। तो ये भी कैसी रिएक्शन है? AgCl था, एक सिंगल रिएक्टेंट था, सनलाइट मतलब धूप में रखा तो किसके अंदर ब्रेक हो गया? सिल्वर के अंदर, Ag सिल्वर, और Cl2 का मतलब क्लोरीन गैस के अंदर टूट गया, ब्रेक हो गया, डिकम्पोज होगा। तो ये क्या ऐसी रिएक्शन होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आई बात? ये सारे एग्जांपल हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा के खुद लग जाना उसकी जगह पे, डिस्प्लेस कर देना, उसको विस्थापित कर देना। विस्थापित करना, विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेस करना। अब डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा भाई? एक तो होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वो आगे पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। फिर एक होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। की अलग अलग क्या होती है? रिएक्टिविटी होती है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। कोई ज़्यादा रिएक्टिव है किसी के साथ, कोई कम रिएक्टिव है। अब उसके लिए मैं आपको पहले एक बार रिएक्टिविटी सीरीज दिखा देता हूँ जो नेक्स्ट चैप्टर में अपने काम आओगी। ये रही भाई रिएक्टिविटी सीरीज।
इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटासियम, फिर है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड, उससे थोड़ा ज़्यादा सिल्वर, उससे थोड़ा ज़्यादा मर्क्यूरी, ऐसे ही बीच वाली ये आगे जिंक, आयरन, लेड। और जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, मोस्ट रिएक्टिव हैं, वो हैं पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। आगे इसका जिक्र करांगे जब आप नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो अब बस इतना ही बात याद रखनी है कि कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पर लग जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए Fe मतलब आयरन, Fe सिंबल होता है आयरन का। आयरन ने रिएक्शन करी किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट, ये रिएक्टेंट थे। प्रोडक्ट क्या बने, FeSO4 प्लस में कॉपर। अब जो आयरन है ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। कॉपर क्या है, इससे कम रिएक्टिव है किससे, आयरन से। तो जो आयरन है वो क्या करेगा, कॉपर को तो हटा देगा और SO4 के साथ खुद लग जाएगा। तो आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये किस तरह की रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और खुद किसके साथ, SO4 सल्फेट के साथ जुड़ गया, FeSO4 बन गया और कॉपर क्या हो गया, अलग निकल गया। तो आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को। तो कैसी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरे एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, कोई भी दूसरा एग्जाम्पल ले लो चाहे। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे Zn प्लस में CuSO4, ZnSO4 प्लस में Cu। अब जिंक भी क्या है, जिंक भी कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसने क्या किया, जिंक ने कॉपर को तो क्या कर दिया, SO4 में से निकाल के बाहर निकाल दिया और SO4 के साथ खुद अटैच हो गया। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद SO4 के साथ जुड़ गया। तो ये भी कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी कैसी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब सीधी सी बात, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element and this type of reaction is called displacement reaction। इसमें दोनों में ये कह रहा है कि जिंक और जो लेड है वो मोर रिएक्टिव हैं, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हैं देन कॉपर। किसके कंपेरिजन, कॉपर के कंपेरिजन में। दे डिस्प्लेस कॉपर, वे कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब इसका जो कंबाइंड फॉर्म थी ना, CuSO4 वाली फॉर्म थी, जो कंपाउंड फॉर्म थी, उसके अंदर से कॉपर को अलग कर देंगे और खुद SO4 के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट की। आज ये करेंगे बस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब डिस्प्लेस, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो, जिसमें ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या हो, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो जाए। उसका एग्जांपल आप कोई भी देख लो चाहे। एक ये रहा, ये इसमें क्या है, सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 प्लस में रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करवा रखी है। तो क्या हो गया, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड, NaCl नमक का फार्मूला होता है। जैसे Na2SO4 प्लस में BaCl2, BaSO4 प्लस में 2NaCl। अब देखो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई है। दो बार कैसे हुई है, पहले जो SO4 है ये किसके साथ, सोडियम के साथ अटैच था, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बोलेंगे इसको। BaCl2 ये है बेरियम, Ba बेरियम का और Cl2 मतलब क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ये BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस में NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब साधारण नमक जो घर पे यूज़ करते हैं उसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला NaCl। अब इसको डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहोगे भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहूँगी इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब देखो पहले सोडियम किसके साथ था, SO4 के साथ था। अब सोडियम किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। पहले बैरियम किसके साथ अटैच था, क्लोरीन के साथ, और यहाँ पर किसके साथ है, बैरियम सल्फेट के साथ। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्योंकि सोडियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम ने जो क्लोरीन के साथ पहले बैरियम था उसको, उसके साथ तो क्लोरीन के साथ तो सोडियम जुड़ गया, और सल्फेट के साथ पहले सोडियम था उसके साथ क्या जुड़ गया, बैरियम जुड़ गया। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।